मॉनिटरिंग। आज हम मॉनिटरिंग देखेंगे। So let me share my screen. I hope my screen is visible. Yes, visible. Okay, so let me change the display settings. So अभी हमारे पास सर्वर को मॉनिटर क्यों करना चाहिए, ठीक है। सो मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। मेरे सर्वर का हार्ड ड्राइव कितना यूटिलाइज हुआ है, मेमोरी कितना यूटिलाइज हो रहा है, सर्वर पे कितना लोड है, सर्वर पे कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं, सर्वर पे क्या लॉग पढ़ रहे हैं, सारा हमको मॉनिटरिंग के थ्रू मिलता है। सो हमारे पास मल्टीपल मॉनिटरिंग ऑप्शंस है हमारे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टास्क मैनेजर है। सो टास्क मैनेजर को हम टास्क बार पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट एस्केप लेफ्ट हैंड साइड के कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड पे कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस करेंगे तो भी टास्क बार ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो टास्क बार में जो भी रनिंग एप्लीकेशन है, जैसे अभी मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अभी नोटपैड रनिंग है, हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन। पावरशेल ओपन करते हैं हम, पावरशेल स्टार्टेड है, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेशन रनिंग होगी मेरी सर्वर पे, वो यहाँ पे दिखाई देगी हमको, ठीक है, वो यहाँ पे दिखाई देगी हमको। इसके अलावा अगर मोर डिटेल्स में जाते हैं हम, तो मोर डिटेल्स में जाएँ हम, तो बैकग्राउंड में कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं उसका लिस्ट हमको मिलता है यहाँ पे। विंडोज़ के कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं सिस्टम के, वो मिलता है, ठीक है। जैसे विंडोज़ एक्सप्लोरर का प्रोसेस चल रहा है, मतलब मैं जो GUI देख रहा हूँ वो विंडोज़ एक्सप्लोरर के थ्रू ही आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से रीस्टार्ट भी कर सकता हूँ। अभी टास्क मैनेजर को मैं एक्सपांड करूँ तो मेरा टास्क मैनेजर कितना यूटिलाइज़ कर रहा है सीपीयू को, 2.5% या 2%, और 14 एमबी की मेमोरी, टोटल मेरी 74% मेमोरी कंज्यूम हो रही है, और 13% सीपीयू यूसेज है। सो अगर मैं परफॉर्मेंस के टैब पे जाऊँ, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है भाई आपका सीपीयू कितना यूटिलाइज़ हो रहा है ग्राफिक मोड में, कौन-सा सीपीयू है, मतलब ये मेरा एक कोर है, कोर कैसे पता चलेंगे? भई मेरे को सॉकेट 2 बता रहा है और 2 वर्चुअल प्रोसेसर बता रहा है, ठीक है? 2 सॉकेट और 2 वर्चुअल प्रोसेसर मतलब 4 कोर हुआ, ठीक है? मतलब है मेरा एक ही सीपीयू, लेकिन 2 सॉकेट्स में एक-एक सीपीयू डला हुआ है, और दोनों पे एक-एक कोर है। तो मेरा 4 कोर प्रोसेसर हुआ ऐसे। सॉरी 4 कोर नहीं, 2 कोर हुआ। 2 सॉकेट्स पे एक-एक सीपीयू डला हुआ है। कितना यूटिलाइज़ेशन हो रहा है, क्या स्पीड का है मेरा सीपीयू, ठीक है? बेस स्पीड मेरी 2.59 गीगाहर्ट्ज़ है। प्रोसेसेस कितने चल रहे हैं, थ्रेड्स कितने चल रहे हैं, हैंडल्स कितने चल रहे हैं, अप टाइम कितना है, ठीक है? सो अप टाइम भी बता रहा है मुझे। ये वर्चुअल मशीन है, येस, L1 कैश है, नॉट एप्लीकेबल है। अभी इसी पे मैं मेमोरी पे क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ पे मेमोरी पे मैं क्लिक करूँ, सो हम मेमोरी पे क्लिक करते हैं। सो मेमोरी मेरी 2 जीबी है, तो बता रहा है भाई 2 जीबी में से 1.5 जीबी यूज़ हो गई है। कंप्रेस अगर कुछ है मेमोरी तो 0 एमबी है। अवेलेबल कितनी है भाई, 534 एमबी अवेलेबल है। हार्डवेयर ने कितनी रिज़र्व करके रखी है, 1.1 एमबी रिज़र्व करके रखी है हार्डवेयर मेमोरी, ठीक है। कमिटेड कितनी है भाई, 2.7 जीबी कमिटेड है 1.7 जीबी में से, और कैश्ड मेमोरी 471 एमबी है। पेज्ड पूल मेमोरी है 133 एमबी, और नॉन पेज्ड पूल मेमोरी है 199 एमबी। सो ये मेरा मेमोरी यूटिलाइजेशन है। अगर मैं कोई एप्लीकेशन, चलो हम क्या करते हैं, पावरशेल को फिर से ओपन करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक पिंग लगा देता हूँ कंटीन्यूअस, और ठीक है, मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन धीरे-धीरे बढ़ेगा, ठीक है। 25% तक जाके आया सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरा, और मेमोरी भी थोड़ी बढ़ी है। यहाँ पे अगर देखें हम, मेमोरी भी हमारी बढ़ी है, ठीक है। मैं और एक
कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, पिंग 10.10.10.101, ठीक है, मैं कंटिन्यूस पिंग कर देता हूँ, तो और थोड़ी मेरी मेमोरी बढ़ी यहाँ पे। अगर हम देखें और एक एप्लीकेशन ओपन हुआ और सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरा थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। सो इस तरह हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इथरनेट पे जाएँ तो अभी इथरनेट मेरा कुछ कंज़्यूम नहीं कर रहा है डेटा, कुछ भी कंज़्यूम नहीं कर रहा है। तो अगर मैं नेटवर्क प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, तो मेरे 2 अडैप्टर हैं। मैं दूसरा अडैप्टर भी इनेबल कर दिया, तो अभी दूसरा अडैप्टर भी इनेबल्ड हो गया है। अगर देखें तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन चालू हो गया और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे इथरनेट दूसरे वाले अडैप्टर पे जो इंटरनेट पे जा रहा है, ठीक है? तो उस पे भी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया इंटरनेट का। क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम ने बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजना चालू कर दिया, इंटरनेट चालू हो गया भाई, अपडेट्स के, ठीक है? टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन के बहुत सारे अपडेट्स चालू वो स एक्टिवेट हो गए। तो इसलिए यहाँ पे यूसेज चालू हो गया, बता रहा है अभी कितना कंज़्यूम हो रहा है, 24 केबीपीएस, 48 केबीपीएस, ये सेंड है, ये रिसीव है। आईपी एड्रेस इसको क्या मिला हुआ है, कनेक्शन टाइप इथरनेट है, ठीक है? सो इस तरह हम देख सकते हैं अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और पिंग google.com करता हूँ। google.com भी की पिंग मिल रही है। तो अभी अभी यहाँ पे अगर देखेंगे हमारा यूटिलाइज़ेशन आएगा थोड़ा बहुत पिंग का रिक्वेस्ट। यहाँ पिंग में हाँ, आना चालू हो गया, ठीक है? पिंग का इतना यूटिलाइज़ेशन नहीं होता है, तो थोड़ा ही यूटिलाइज़ेशन आएगा। लेकिन अगर हम कुछ और करते हैं, जैसे मेरे पास कोई और ब्राउज़र नहीं है, लेकिन हमारा यूटिलाइज़ेशन हो रहा है, ठीक है? इसके अलावा मेरे पास कौन से यूज़र्स लॉगिन किए हुए हैं, उनके कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, कितना यूटिलाइज़ेशन है सीपीयू का, कितना मेमोरी का यूटिलाइज़ेशन है, सब यहाँ पे दिखता है। डिटेल्स में जाए तो डिटेल्स में यहाँ पे ये डिटेल्स में हमारी जो-जो सर्विसेज़ एक्सेस हो रही है और वो सॉरी कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं डिटेल में, उसके प्रोसेस आईडी, उसका स्टेटस, किस यूज़र ने ट्रिगर किया है, सीपीयू यूटिलाइज़ेशन, मेमोरी यूटिलाइज़ेशन, सब कुछ दिखा रहा है। सर्विसेज़ में जाएँ तो सर्विसेज़ में हमको दिखाएगा भई कौन-सी सर्विसेज़ चल रही है, कौन-सी रनिंग है, चल रही है, तो वो कौन-सा प्रोसेस के साथ अटैच्ड है, कौन-सा प्रोसेस उसे कंज़्यूम कर रहा है। यहाँ पे प्रोसेस आईडी 2720 है, मेरी एक्टिव डायरेक्टरी वेब सर्विसेज़ कंज़्यूम हो रही है, रनिंग है वो। इस सर्विसेज़ पे जाता हूँ, तो ये मेरी सर्विसेज़ एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन क्या रनिंग है, 848 है उसका प्रोसेस आईडी। इस सर्विस पे जा रहा हूँ, तो ये बेस फ़िल्टरिंग इंजन है, प्रोसेस आईडी है। अगर मैं इसको स्टेटस के हिसाब से मैप कर दूँ, तो सारी रनिंग सर्विसेज़ को हमारा प्रोसेस आईडी मिल रहा है। स्टॉप्ड सर्विसेज़ से हमको कोई प्रोसेस आईडी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सर्विसेज़ स्टॉप्ड है, तो कौन सा प्रोसेस यूज़ उसे कर सकता है। अगर ऑटोमैटिक मोड भी है, ठीक है, स्टार्टअप टाइप सर्विस का, तो जब तक कोई उस सर्विस के रिलेटेड प्रोसेस ट्रिगर नहीं होता है, कोई प्रोसेस ट्रिगर नहीं होता है, तब तक वो प्रोसेस नहीं चलेगा या वो सर्विसेज़ काम नहीं करेगी, यो यूटिलाइज़ेशन नहीं करेगी। सो ये हमारा टास्क मैनेजर है। अभी यहाँ से हम ओपन सर्विसेज़ कर सकते हैं, डिटेल्स में जाएँ तो यहाँ से हम कुछ ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में जाएँ तो हम यहाँ से रिसोर्स मॉनिटर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जो मुझे इनसाइट्स मिलते हैं परफॉर्मेंस के टैब पे, वो मुझे रिसोर्स मॉनिटर्स में से मिलते हैं। रिसोर्स मॉनिटर में मुझे और डिटेल में मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे सर्विसेज़ में जो मुझे मिल रहा है, वो सर्विसेज़ में मिल रहा है, तो ये ओपन करूँ या मैं सर्विसेज़ ओपन करूँ, सेम थिंग है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे मुझे प्रोसेस आईडी वगैरह नहीं दिखेगा, सिर्फ सर्विसेज़ मिलेगी। तो दोनों कंसोल अलग है, बट इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है आपको। तो हम यहाँ से भी परफॉर्मेंस के टैब पे जाएँ, हम यहाँ से भी रिसोर्स मॉनिटर ओपन कर सकते हैं। यहाँ से भी रिसोर्स मॉनिटर ओपन कर सकते हैं, या तो फिर हम टास्क मैनेजर में सॉरी सर्वर मैनेजर में जा सकते हैं। सर्वर मैनेजर में जाएँगे, टूल्स में जाएँगे हम और टूल्स में हमारे पास रिसोर्स मॉनिटर है।
रिसोर्स मॉनिटर में जा सकते हैं। तो यहाँ पे रिसोर्स मॉनिटर में हमको और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे भाई सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, कौन सा क्या कंज्यूम हो रहा है, कौन सा प्रोसेस, यहाँ पे पीआईडी है, प्रोसेस आईडी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन उस प्रोसेस का, ठीक है, यहाँ पे स्टेटस क्या है, थ्रेड कितने हैं उसके, सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, एवरेज सीपीयू, ठीक है। राइट साइड हमको चार्ट मिल रहे हैं नेटवर्क के, डिस्क के, मेमोरी के। अगर डिस्क पे जाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई कौन सा प्रोसेस आईडी डिस्क पे क्या एक्टिविटी कर रहा है। नेटवर्क पे जाएं, ठीक है, तो नेटवर्क पे हमको पता चल रहा है कि नेटवर्क पे क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, कौन सा इमेज है, यानी कौन सा एप्लीकेशन काम कर रहा है, क्या एड्रेस है, क्या प्रोसेस आईडी है, बाइट्स कितने सेंड हो रहे हैं पर सेकंड, रिसीव कितने हो रहे हैं, टोटल बाइट्स का कम्युनिकेशन कितना है। मेमोरी यूटिलाइजेशन देखें तो मेमोरी यूटिलाइजेशन में हमको बता रहा है कौन सा प्रोसेस कंज्यूम कर रहा है, कितना मेमोरी कमिट करके रखा है, कितना वर्किंग सेट में है, कितना शेयर करके रखा है, कितना प्राइवेट कंजम्पशन है। यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है प्रोसेस के वाइज भी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सीपीयू कंजम्पशन है मेरा, 100% सीपीयू कंजम्पशन हो रहा है। डिस्क 100%, 100 केबी पर सेकंड, नेटवर्क मेरा 10 केबीपीएस पर सेकंड, और मेमोरी अभी बहुत कम यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। और इसको और थोड़ा डिटेल में जाना है तो ये तो हम, मेरा ओवरव्यू टैब है, रिसोर्स मॉनिटर है, मैं रिसोर्स मॉनिटर में हूँ, और ये मेरा ओवरव्यू टैब है। तो यहाँ पे मेरे पास डेडिकेटेड सीपीयू टैब है, मेमोरी टैब है, डिस्क टैब है, नेटवर्किंग का टैब है। तो हम चलते हैं पहले सीपीयू के टैब पे। तो यहाँ पे सीपीयू के टैब पे गए तो हमको प्रोसेसेस वापस 4 टैब मिलते हैं। तो भाई मेरा प्रोसेस कौन सा है, कौन से सर्विस के साथ चल रहा है, कौन सा एसोसिएटेड हैंडल है उसके साथ, ठीक है, और कौन सा एसोसिएटेड मॉड्यूल है। जैसे मैं किसी सर्विस को सिलेक्ट करूं, जैसे मैं सिस्टम को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो हो सकता है इसमें नहीं हो, या मैं यहाँ पे चेक करूं वीएम टूल्स या फायरवॉल, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। किसी में मेरा एसोसिएटेड हैंडल हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है। हम चेक करते हैं, नहीं तो विल चेंज द सर्विस। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सब एसोसिएटेड हैंडल्स और एसोसिएटेड मॉड्यूल्स, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मेमोरी के टैब पे जाएं तो मेमोरी के टैब पे हमारे पास सारे प्रोसेसर्स दिख रहे हैं, कितना 74% फिजिकल मेमोरी यूज हो चुकी है हमारी, ठीक है। वो नीचे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में भी दिखा रहा है भाई, ग्रीन ये मेरी कंज्यूम्ड हो चुकी है, इन यूज दिखा रहा है, ये मॉडिफाइड है, स्टैंड बाय में है, ये वाली स्टैंड बाय में पड़ी है, और ये मेरे फ्री है, इतनी फ्री पड़ी है। ये हार्डवेयर रिजर्व्ड है जो आगे है, उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में ऊपर बार पे बता रहा है टोटल मेमोरी का ग्राफ, वो इसी सीक्वेंस में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये अवेलेबल कितना बता रहा है भाई, इतनी अवेलेबल है आपके पास, ये और ये मिला के कैश्ड उसमें से इतनी है, टोटल आपके पास 2 GB की मेमोरी है। उसके अलावा अगर हम डिस्क पे जाएं तो डिस्क पे दिखा रहा है प्रोसेसेस विद डिस्क एक्टिविटी, जो डिस्क पे एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है, कौन सा प्रोसेस कर रहा है, कौन सा EXE फाइल है, क्या पाथ पे एक्टिविटी कर रहा है, कितना स्पीड है रीडिंग का, राइटिंग का, टोटल इनपुट आउटपुट की प्रायोरिटी क्या आ रही है, रेस्पॉन्स टाइम क्या है हार्ड ड्राइव का। स्टोरेज अगर हम देखें तो बोल रहा है कि आपके पास सी और ई है लॉजिकल डिस्क, और एफ ड्राइव है, ठीक है। सो बता रहा है कि आपके पास ये ड्राइव्स है। नेटवर्क पे जाएं तो प्रोसेस नेटवर्क एक्टिविटी बता रहा है, नेटवर्क एक्टिविटी कौन सी हो रही है, सेंड एंड रिसीव बाइट्स बता रहा है, ठीक है, टीसीपी कम्युनिकेशंस कौन से हो रहे हैं, प्रोसेस आईडी क्या है, लोकल एड्रेस कौन सा है, लोकल पोर्ट कौन से पे काम कर रहा है, रिमोट एड्रेस जहाँ पे एक्सेस कर रहा है कौन सा है, रिमोट पोर्ट कौन सा है, पैकेट लॉस हो रहा है कि नहीं, लेटेंसी कितनी है, ठीक है। सो और अगर लिसनिंग पोर्ट्स पे जाएं तो अभी कौन से पोर्ट्स लिसन कर रहे हैं सर्विसेज पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डीएनएस के पोर्ट्स लिसन कर रहे हैं, एसवीसी होस्ट के, जो डब्ल्यूडीएस सर्वर के साथ है, डीएचसीपी सर्वर के साथ है, ठीक है। सो इस तरह हम पूरा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं सिस्टम का
रिसोर्स मॉनिटर टास्क मैनेजर के थ्रू। इसके अलावा हमारे पास परफॉर्मेंस मॉनिटर है। अगर हम परफॉर्मेंस मॉनिटर पे चलें तो हमारे पास परफॉर्मेंस मॉनिटर है। अभी परफॉर्मेंस मॉनिटर पे हम और डिटेल में सिस्टम का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेमोरी कितनी कमिट है, अवेलेबल कितनी है, नेटवर्क कितना यूटिलाइज हो रहा है, फिजिकल डिस्क कितनी यूटिलाइज है, ठीक है, प्रोसेसर इंफॉर्मेशन कितना है, ये रियल टाइम चल रहा है सर, ठीक है। और अगर परफॉर्मेंस मॉनिटर पे जाएं तो अब यहाँ पे मेरे को प्रोसेसर टाइम दिखा रहा है। मैं और भी डेटा सेट ऐड कर सकता हूँ। ये मेरा प्लस आइकॉन है, यहाँ से प्लस आइकॉन से मैं डेटा सेट ऐड कर सकता हूँ। कैसे ऐड करेंगे? हम एक एग्जांपल लेंगे, प्रोसेसर का डेटा सेट ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ मेमोरी का। मेमोरी का है, इतने सारे ये है, मैं मेमोरी को पूरा ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मेमोरी को मैंने पूरा ऐड कर दिया है, ओके कर दिया है। तो अभी हम यहाँ पे देखें तो मेमोरी का इंफॉर्मेशन बहुत कुछ ऐड हो गया है और धीरे-धीरे हमारे कलर लाइन्स उस हिसाब से आने लगे हैं। जो भी यहाँ पे कलर लाइन सेट है, वो आने लगे हैं यहाँ पे, ठीक है? सो इस तरह मैं मॉनिटर, अभी मुझे इसका कलर लाइन चेंज कर देना है। यार मेरे को तो ये कलर ही पसंद नहीं है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो इस पे हम क्लिक कर सकते हैं और कलर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? विड्थ भी उसकी डिसाइड कर सकते हैं, कितनी थिकनेस चाहिए, स्टाइल कौन-सा चाहिए, स्केलिंग कितना चाहिए, ठीक है? डेटा कौन-सा आ रहा है उसमें, ग्राफ कैसा चाहिए, बहुत कुछ हम कर सकते हैं इधर, ठीक है? उसके अलावा डेटा कलेक्टर सेट्स है सिस्टम के, ठीक है? एक्टिव एक्टिव डायरेक्टरी डायग्नोस्टिक्स के। यहाँ पे हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं, यूज़र डिफाइंड कोई रिपोर्ट्स है, सिस्टम टाइप रिपोर्ट्स है और यूज़र डिफाइंड डेटा कलेक्टर सेट्स भी हम बना सकते हैं इसमें। ये हम क्यों बनाते हैं डेटा कलेक्टर सेट्स? भई आज मेरा जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है, मुझे उम, आज से 30 डेज़ के बाद फिर से वो कंपेयर करना है कि आज मेरा परफॉर्मेंस क्या था और 30 डेज़ के बाद मेरा परफॉर्मेंस क्या होगा। यहाँ आज मेरा परफॉर्मेंस क्या है, पि 30 दिन पहले क्या परफॉर्मेंस था। तो अगर मैंने डेटा कलेक्टर सेट करके रखा है और उसे एक्सपोर्ट करके रखा है, तो मैं उस डेटा को कंपेयर भी कर सकता हूँ मॉनिटरिंग टूल्स के थ्रू। ये डेटा उधर लेके जाके मॉनिटरिंग टूल्स के थ्रू कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरे सर्वर पर लोड आज आज के दिन पिछले महीने कितना था और इस महीने आज के दिन कितना है। ये हम कंपैरिज़न भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इवेंट व्यूअर है, टूल्स में जाएँगे हम, इवेंट व्यूअर। सो इवेंट व्यूअर में हम लॉग्स रीड करते हैं। अभी लॉग्स क्या काम आते हैं, तो लॉग्स हमको ये बताते हैं भई सिस्टम आपका क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या ट्रांज़ैक्शंस कर रहा है। ठीक है, तो विंडोज़ लॉग्स है हमारे पास, जिसमें एप्लीकेशन लॉग है, सिक्योरिटी लॉग है, सेटअप लॉग है, सिस्टम लॉग है, फॉरवर्डेड इवेंट्स है। अगर इस सिस्टम पे कोई फॉरवर्डेड इवेंट्स हो तो वो भी है। एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आपकी चल चल रही है उसके रिलेटेड इवेंट्स लॉग्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये इवेंट लॉग हम देखें तो ये वॉल्यूम शैडो सर्विस के रिलेटेड है। ठीक है, अगर हम कोई और लॉग देखें तो ये भी वही है, ये सिक्योरिटी पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी अप्लाई हुई है उसका है। वार्निंग देखें तो ये बैकअप के रिलेटेड है, ठीक है? एप्लीकेशन है मेरा बैकअप, ये सोर्स दिखा रहा है हमको कि इसके रिलेटेड लॉग है। उसका इवेंट आईडी क्या है, उसका टास्क कैटेगरी क्या है। अगर सिक्योरिटी पे चले तो हमारे पास सिक्योरिटी के भी लॉग्स होते हैं, लॉगिन के, लॉगआउट के, ठीक है? मेंबरशिप के, परमिशंस के वगैरह, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास सेटअप के लॉग होते हैं, अगर हम कोई एग्ज़ीक्यूशन कर रहे हैं मशीन पे, ठीक है? यहाँ पे देखो बता रहा है सिलेक्टेबल अपडेट प्रिंटर सर्वर रोल ऑफ पैकेज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्रिंटिंग सर्वर रोल कोर पैकेज वाज़ सक्सेसफुली टर्न्ड ऑन, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास सिस्टम के लॉग्स होते हैं, जैसे ये द सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन सर्विस एंटर्ड द रनिंग स्टेट। एरर वाला देखते हैं तो डीकॉम वाज़ अनेबल टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सर्वर कोड 01.sp.com using any of the configured protocols requested by process ID 52C
और पाथ बता रहा है विंडोज सिस्टम 32 सर्वर manager.exe while activating CLS-IT। ठीक है, उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन एंड सर्विस लॉग्स पे चलें तो जो बहुत सारी एप्लीकेशंस मशीन्स पे डली हुई है, ठीक है, डेडिकेटेड एप्लीकेशंस के सर्विस लॉग चाहिए मुझे, एक्टिव डायरेक्टरी के, DFS के, डायरेक्टरी सर्विसेज के, DNS सर्वर के, हार्डवेयर के, तो यहाँ पे बहुत कुछ मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह मैं, और यहाँ पे मैं कस्टम व्यूज भी बना सकता हूँ सर्वर रोल्स के हिसाब से, और हम ये लॉग्स को एक्सपोर्ट करके मॉनिटरिंग टूल्स में या सिम टूल्स में भी लेके जा सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग का कंप्लीट हो गया। अभी अब एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज का इंस्टॉलेशन देखेंगे। ठीक है, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज का इंस्टॉलेशन देखने से पहले हमको वो क्यों चाहिए। तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन सर्विसेज होता क्या है? तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्या करता है? सर्टिफिकेट्स इशू करता है यूजर के लिए और कंप्यूटर के लिए, तो अभी हम फिलहाल इस मशीन पे चल के देखते हैं, जो मेरा डोमेन कंट्रोलर, इस पे कोई सर्टिफिकेट इशूड है कि नहीं। तो ऑलवेज हमारे मशीन पे, दैट इज कंप्यूटर पे या यूजर को कोई ना कोई सर्टिफिकेट इशूड होता है, जिसे हम सेल्फ साइन सर्टिफिकेट कहते हैं, जो मशीन ने यूजर को खुद को इशू किया है, उसे हम सेल्फ साइन सर्टिफिकेट कहते हैं। तो भाई सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्यों चाहिए मुझे? अगर मेरे पास सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्यों चाहिए? सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्या करता है कि वो एक अथॉरिटी है, उसका सर्टिफिकेशन का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, सेल्फ साइन सर्टिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं, वो बेसिक ऑथेंटिकेशन के लिए काम आता है। वेयरएस जो हमारा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, पूरे डोमेन नेटवर्क में सारा सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के थ्रू इशू होता है और कंट्रोल किया जाता है, यानी मैनेज किया जाता है। तो पहले हम डोमेन कंट्रोलर पे चलेंगे। वी विल गो टू एमएमसी, रन में जाएंगे, हम एमएमसी टाइप करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। यहाँ पे हम फाइल ऐड रिमूव स्नैपिंग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सर्टिफिकेट्स का कंसोल है, ऐड करेंगे उसे। तो पूछ रहा है आपको क्या चाहिए, यूजर अकाउंट का चाहिए, सर्विस अकाउंट का चाहिए, कंप्यूटर अकाउंट का चाहिए। मैं बोलूंगा भाई मुझे कंप्यूटर अकाउंट का दे। तो बोलते हैं आपको लोकल कंप्यूटर का चाहिए कि कोई और कंप्यूटर का चाहिए। मैं बोलता हूँ लोकल कंप्यूटर का दे दे भाई। ठीक है, सर्टिफिकेट लोकल कंप्यूटर का ओके किया मैंने। इसको हम एक्सपांड करेंगे, पर्सनल में जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास कोई सर्टिफिकेट इशूड नहीं है, कोई सर्टिफिकेट इशूड नहीं है। ये मैं क्लोज कर देता हूँ इसको अगर। ठीक है, फिर से हम एमएमसी ओपन करेंगे, फाइल में जाएंगे, हम ऐड रिमूव स्नैप इन करेंगे, फिर से मैं सर्टिफिकेट्स लूंगा, ऐड। इस टाइम मैं यूजर अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, फिनिश, करंट यूजर जो एडमिनिस्ट्रेटर है। इसको हम एक्सपांड करेंगे, पर्सनल में जाएंगे, सर्टिफिकेट्स में, तो हम यहाँ पे देखें एडमिनिस्ट्रेटर को एक सर्टिफिकेट इशूड है। किसने, किसको इशूड है? इशूड टू एडमिनिस्ट्रेटर को इशूड है। किसने इशू किया है? एडमिनिस्ट्रेटर ने इशू किया है। एक्सपायरी डेट क्या है भाई? 2123 है, 2123 है, मतलब 100 ईयर्स की वैलिडिटी है। किस पर्पस के लिए? फाइल रिकवरी पर्पस के लिए, एक फाइल रिकवरी पर्पस के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी इंस्टॉल करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, और उससे सर्टिफिकेट इशू कैसे होता है नेटवर्क में। ठीक है, वो हम चेक करेंगे। उससे पहले हम क्लाइंट मशीन पे चलते हैं, जो हमारे डोमेन का ही पार्ट है, और उस पे देखते हैं उस पे कोई सर्टिफिकेट्स है कि नहीं। संतोष सर, हम्म सर्टिफिकेट्स हम लोग इंस्टॉल करते हैं, बट हम लोग ये यूटिलाइज किधर होगा, मतलब ये यूज कहाँ पे होगा?
यूज सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, जैसे भी फाइल रिकवरी के लिए था, एनक्रिप्शन के लिए यूज होता है, यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, अलग सर्वर अलग ऑथेंटिकेशन। सर्टिफिकेट अलग अलग हाँ, यूज के लिए है। पर्पस अलग अलग हो सकता है, उसके लिए अलग अलग सर्टिफिकेट लगेगा। ओके। ठीक है, तो हम क्लाइंट मशीन पे पहले लॉग इन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर से, नहीं तो पहले हम ऐश्वर्या से लॉग इन करवाते हैं और यूजर का सर्टिफिकेट चेक करते हैं पहले। ठीक है, हम चलेंगे एमएमसी में। बस लेट मी एंड ये मैंने नेटवर्क में कनेक्टेड है मशीन के नहीं। ओके, ये यूजर नहीं लॉग चेक कर पा। लेट मी चेक। ठीक है, नेटवर्क में कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पे भी मैं दूसरा नेटवर्क अडेप्टर डिसेबल कर देता हूँ, आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम चलेंगे वापस फाइल और रिमूव स्नैपिंग्स सर्टिफिकेट्स। यहाँ पे सीधा करंट यूजर ऐड हो गया। क्यों करंट यूजर हो गया? यहाँ पे पूछा नहीं लोकल सिस्टम या कुछ भी, बिकॉज ये यूजर ने लॉगिन किया है, एडमिनिस्ट्रेटर ने नहीं लॉगिन किया है, तो यूजर को मशीन का एक्सेस नहीं है। ठीक है, यूजर को मशीन के सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो यूजर सर्टिफिकेट ही उठाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे करंट यूजर पर्सनल, तो यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट इशूड नहीं है, कोई सर्टिफिकेट इशूड नहीं है। इसको क्लोज करेंगे हम। अब लॉग ऑफ करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन करवाएंगे। इसका फॉन्ट्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, एमएमसी में चलेंगे, फाइल, ऐड रिमूव स्नैपिंग्स सर्टिफिकेट्स, ऐड। तो यहाँ पे फिर से हमको पूछ रहा है, तो हम पहले यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट देंगे। नेक्स्ट, लोकल कंप्यूटर, फिनिश। ओके, अब यहाँ पे अगर हम सर्टिफिकेट्स को एक्सपांड करेंगे, पर्सनल को कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे, वापस एमएमसी ओपन करेंगे, फाइल, ऐड रिमूव स्नैपिंग्स सर्टिफिकेट्स, लोकल यूजर सेलेक्ट करेंगे, सॉरी करंट यूजर सेलेक्ट करेंगे जो लॉग्ड इन है। ओके, यहाँ पे जाएंगे पर्सनल में, तो यहाँ पे भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, हम इसको बाद में देखने वाले हैं ऐसी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के बाद। तो हम चलते हैं हमारे डोमेन कंट्रोलर पे, हम सर्टिफिकेशन अथॉरिटी इंस्टॉल करेंगे। फिर गो टू ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट, फिर गो टू रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे मैं एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज सेलेक्ट करूंगा, फिर से ऐड रिक्वायर्ड फीचर्स, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हम यहाँ पे सर्टिफिकेशन अथॉरिटी सेलेक्ट करेंगे और सर्टिफिकेशन अथॉरिटी वेब एनरोलमेंट, ये दो सिलेक्ट करेंगे। तो ये बोल रहा है भाई आईएएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आईएएस इंस्टॉल कर दो, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल।
સંતોષભાઈ हम्म આપણે એક જ સર્વર થી ડિફરન્ટ સર્વિસ માટે સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરી શકીએ ને આપણે? हाँ ओके, अभी ये मेरा सर्विस इंस्टॉल हो गया है। अब इसको हमको कॉन्फ़िगर करना है। सो कॉन्फ़िगर एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज ऑन द डेस्टिनेशन सर्वर। इसको हम ओपन करेंगे। सो भाई क्रेडेंशियल्स चाहिए, तो यहाँ पे डोमेन एडमिन या एंटरप्राइज एडमिन के क्रेडेंशियल्स चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो तो कंपलसरी एंटरप्राइज एडमिन ही चाहिए, डोमेन एडमिन नहीं चलेगा, राइट। सो यहाँ पे मेरा एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, डोमेन एडमिन भी है और एंटरप्राइज एडमिन भी है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट करेंगे, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, और सर्टिफिकेशन अथॉरिटी वेब एनरोलमेंट सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, तो ये भाई मेरा एंटरप्राइज सीए है या स्टैंड अलोन सीए, तो दोनों में फर्क क्या है। अगर हम वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर रहे हैं या ऐसे एनवायरनमेंट में जहां हमको एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, तो हम स्टैंड अलोन सीए डिप्लॉय करेंगे। लेकिन अगर हम डोमेन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर रहे हैं तो हमको कंपलसरी एंटरप्राइज सीए ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे। तो भाई ये रूट सीए और सबऑर्डिनेट सीए क्या है, तो इसमें एक रूट सीए होता है जो प्राइमरी मास्टर सीए होता है, तो उसके नीचे सबऑर्डिनेट सीएस भी हो सकते हैं, ठीक है, जो रूट सीए को ही रिपोर्ट करेंगे और ये एंड यूजर्स को डायरेक्ट सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। लेकिन इनकी की और पॉलिसीज वगैरह आएगी रूट सर्टिफिकेट सर्विसेज से ही। यानी आपको हर एक एनवायरनमेंट में या हर एक डोमेन में, सेम फॉरेस्ट में, आपको अलग-अलग रूट सीए इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्राइमरी डोमेन में, आपका रूट डोमेन में रूट सीए डाल दो, बाकी सब डोमेन्स में या नए ट्रीज में आप सबऑर्डिनेट सीए डाल दो, तो आपका काम चल जाएगा। हम रूट सीए की जाएंगे। नेक्स्ट, तो फर्स्ट टाइम ये एक प्राइवेट की क्रिएट करेगा। अगर आपने ऑलरेडी रूट सीए डिप्लॉय किया है तो आप एग्जिस्टिंग प्राइवेट की यूज कर सकते हैं। सो विल गो विद क्रिएट ए न्यू प्राइवेट की। सो हम सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज की प्रोवाइडर। यहाँ पे बहुत सारे की प्रोवाइडर्स है, सो यही हम डिफॉल्ट जाने देंगे। की लेंथ हम देंगे 4096 बिट्स का, और एन्क्रिप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, एल्गोरिदम सिलेक्ट करेंगे SHA 256, हैश एल्गोरिदम सर्टिफिकेट साइनिंग का SHA 256 सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये मेरे कॉमन नेम दे रहा है सर्टिफिकेट अथॉरिटी का, डिस्टिंग्विश नेम उसका सफिक्स बनेगा, और ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी प्लस डिस्टिंग्विश नेम मिला के ये डिस्टिंग्विश नेम बनेगा। ये डिस्टिंग्विश नेम का सफिक्स है और ये डिस्टिंग्विश नेम है, यानी मेरा रूट सी का नेम फॉलोड बाय द डोमेन नेम, जैसे हम कोई डिस्टिंग्विश नेम यूजर का या ओयू का देखते हैं। और जब हम डिप्लॉय करेंगे या सर्टिफिकेट इशू होगा तो इस नाम से ही इशू होगा। तो ये मैं नाम चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जो डिफॉल्ट मशीन सिस्टम उठा रहा है नाम वही रहने दो, लेकिन आप चेंज भी कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट करेंगे। तो भाई ये वैलिडिटी पीरियड क्या है की का, तो भाई मैं 5 years 10 years 50 years कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट 5 years है। बेटर है 5 years रहने देने का। 5 years के बाद आपको एक नई की जनरेट करवा देने की। फिर मूव नेक्स्ट। तो ये मेरा डेटाबेस लोकेशन है और ये मेरा लॉग लोकेशन है, दोनों सेम है, ठीक है। सो लोकेशन है सी विंडोज सिस्टम 32, उसके अंदर सर्ट लॉग का एक फोल्डर बनेगा और उसी फोल्डर के अंदर डेटाबेस भी रहेगा और लॉग फाइल भी रहेंगे। नेक्स्ट एंड कॉन्फ़िगर करेंगे हम,
और क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, हम अभी वापस एमएमसी में चलते हैं। विल गो टू रन एमएमसी, फाइल, ऐड रिमूव स्नैप-इन्स, सर्टिफिकेट्स, ऐड। मैं कंप्यूटर अकाउंट क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट लोकल कंप्यूटर, फिनिश, ओके। इसको एक्सपांड करेंगे, पर्सनल सर्टिफिकेट्स। अभी अगर हम देखें तो इसको सर्टिफिकेट इशू हो गया है, इशू टू मेरा लंदन सर्टिफिकेट अथॉरिटी, इशूड बाय लंदन सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने इशू किया है। एक्सपायरी इसकी है 2028, आज से 5 साल, 23/6 है, 23/6 की एक्सपायरी बता रहा है, 2023 प्लस 5 ईयर्स 2028। ठीक है, इंटेंडेड पर्पस ऑल, सारे पर्पस के लिए, क्योंकि ये डोमेन कंट्रोलर है। डोमेन कंट्रोलर पे इंस्टॉल नहीं हुआ है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी सर्वर पे इंस्टॉल हुआ है, जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी सर्वर है उसके पर्पस के लिए, तो ये सारे पर्पस के लिए है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल। और इसको हम क्लोज कर दें और फिर से ओपन करते हैं, फाइल, ऐड रिमूव स्नैप-इन, सर्टिफिकेट्स, ऐड, यूजर अकाउंट सिलेक्ट करते हैं, फिनिश, ओके। एक्सपांड करेंगे, पर्सनल में जाएंगे, सर्टिफिकेट्स में, यहाँ पे लेकिन मेरा सर्टिफिकेट पुराना ही है अभी, यहाँ पुराना ही है। तो इसको हम कैसे नया कर सकते हैं, ये हम होल्ड पे रखेंगे, कल देखेंगे। उससे पहले अभी हम चलते हैं टूल्स में, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी में चलते हैं। तो ये मेरा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, तो यहाँ पे इशूड सर्टिफिकेट्स में कुछ भी नहीं है, पेंडिंग में कोई रिक्वेस्ट नहीं है, फील्ड में कोई भी नहीं है। यहाँ पे मेरे पास कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स दिए हुए हैं सर्टिफिकेट के, सो कि ये दिखा रहा है भाई नेम क्या है टेम्पलेट का और उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ, ठीक है। सो पहले मेरा है डायरेक्टरी ईमेल रेप्लिकेशन, तो ये ईमेल रेप्लिकेशन के लिए है। डोमेन कंट्रोलर ऑथेंटिकेशन, तो ये क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, सर्वर ऑथेंटिकेशन और स्मार्ट कार्ड लॉगिन के लिए है। कर्ब्रॉस ऑथेंटिकेशन के लिए है। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम के लिए, ईएफएस के लिए, फाइल रिकवरी के लिए। ये मेरा बेसिक, ये मेरा रिकवरी एजेंट के लिए है। ये मेरा ईएफएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, एनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम। डोमेन कंट्रोलर ऑथेंटिकेशन के लिए भी है मेरे पास, क्लाइंट एंड सर्वर ऑथेंटिकेशन विदाउट स्मार्ट कार्ड है ये। वेब सर्वर ऑथेंटिकेशन के लिए है। कंप्यूटर ऑथेंटिकेशन एंड यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए भी है। सबऑर्डिनेट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, अगर मैं कोई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, सबऑर्डिनेट सीए डिप्लॉय कर रहा हूँ तो उसके ऑथेंटिकेशन के लिए भी है, और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी है। सो ये हमारे सारे टेम्पलेट्स डिजाइन है। इसके अलावा हम हमारे खुद के टेम्पलेट्स भी डिजाइन कर सकते हैं, वो हम कल देखेंगे कैसे डिजाइन होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है? ठीक है नंदू भाई, बाकी एक दो क्वेश्चन है मेरे, तो हम्म, उसको पहले आप पूरा करो फिर मैं करता हूँ, ठीक है। बताओ बताओ क्या क्वेश्चन है। नहीं, एक तो मेरे इसको अगर कोई सर्टिफिकेट बनाया है वो एग्जिस्टिंग है, ठीक है, हम्म, उसको अगर रिन्यू करना है तो कैसे करना है? रिन्यू करना है तो मतलब उसमें इशूड होगा, इशूड पे रिन्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो तो ऑटो नहीं रिन्यू हो हमारा जाता है, यहाँ, ऐसे तो ऑटो रिन्यू हो जाता है। अगर ऑटो रिन्यू नहीं होता है तो डिलीट करके री इशू कर दो। ये ठीक है, मतलब देखना पड़ेगा मेरे को कभी। और दूसरा मेरा एक था कि समझो कि कोई सिस्टम है, ठीक है, हम्म, वो सर्टिफिकेट ऑटो में उठा नहीं रहा है, ठीक है, हम्म, तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करके वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं लेकिन वो प्रोसेस सही नहीं है। नहीं तो वो वेब ठीक एड, है, हाँ, लेकिन कह रहा वो था तो वो तो एना मोटे में कीधु मैन्युअली केवी कर रीते सकते हैं ना सिस्टम में, नहीं हाँ कर कर सकते। सकते हैं लेकिन वो प्रोसेस रिकमेंडेड नहीं है, वो भी